स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, शायद ही किसी ने सोचा होगा कि बांग्लादेश की तरफ से इतना बड़ा स्टेटमेंट आएगा चाइना को लेकर। जी हां, बांग्लादेश के फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा बयान आया है कि जो चाइना लोन देता है डेवलपिंग कंट्रीज को, उससे सावधान हो जाना चाहिए। एक प्रकार से वार्निंग दी गई है यहां पर एक इंटरव्यू में फाइनेंशियल टाइम्स को। ये आप देख पाओगे, बांग्लादेश फाइनेंस मिनिस्टर वार्न्स ऑन बेल्ट एंड रोड लोन्स फ्रॉम चाइना। तो इसको डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली यहां पर क्या हुआ है, क्यों बोला गया है, और साथ ही साथ जो ओवरऑल डेट ट्रैप चलाया जा रहा है चाइना के द्वारा, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि जो पूरी स्टोरी है वो आपको क्लियर हो जाए। काफी कुछ जानने को है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यहां पर मॉर्निंग बैच और इवनिंग बैच दोनों के अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। यहां पर सिर्फ 19,000 में यूज द कोड अंकित लाइव, ताकि आपको ये जो पूरा कोर्स है वो सिर्फ 19,000 में मिल जाए। और जो अगला बैच है वो स्टार्ट हो रहा है 22 अगस्त से। हर रोज सुबह 8 बजे क्लास होगी। इसका जो पूरा स्केड्यूल है वो आपको पहले ही दे दिया गया है। इसके अंदर टोटल 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग होगी। प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली MCQ हो गया, डेली करंट अफेयर्स, प्रीलिम टेस्ट सीरीज, सब कुछ कराया जाएगा। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए कराई जाएगी। और आपको एक मेंटर भी दिया जाएगा, ताकि आप पर्सनली उनके साथ टच में रह सकें। कोई भी दिक्कत है तो आप उससे रिजॉल्व कर सकते हैं। और 18 अगस्त और 16 अगस्त से पॉलिटिकल साइंस का ऑप्शनल और ज्योग्राफी का ऑप्शनल भी स्टार्ट हो रहा है। अगर आप ये भी लेना चाहते हैं, लाइव क्लासेस होंगी, ध्यान रखिएगा सभी कुछ। और यहाँ पर कोड इस्तेमाल कर सकते हैं अंकित लाइव, ताकि ये भी आपको मिनिमम दाम पर मिल जाए। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, इसकी शुरुआत करते हैं। लेकिन उसके पहले यहां पर एक बहुत ही अच्छा मैप है जो कि आपको रिप्रेजेंट कर रहा है BRI के बारे में, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। आपको याद होगा, शी जिनपिंग जब प्रेसिडेंट बने चाइना के, उसके बाद उन्होंने 2013 में यहां पर लॉन्च कर दिया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसके नाम में कंफ्यूज मत हो जाना, जब मैं रोड की बात करता हूं तो बेसिकली ये जो सी रूट है उसको रोड बोला गया है, मैरीटाइम सिल्क रोड इसको बोला गया है। और जो बेल्ट है बेसिकली वो रोड को बोला गया है, जो लैंड पर है उसको बेल्ट बोला गया है। तो यहां पर अगर आप देखोगे 2014-15 में बहुत कम कंट्रीज इसके अंदर शामिल थे। लेकिन धीरे धीरे 2016-17, 2018-19, 2022 आते आते लगभग विश्व का शायद ही ऐसा कोना बचा होगा जहां पर चाइना के द्वारा लैंडिंग नहीं की गई हो, इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया हो। अफ्रीका तो लगभग पूरी तरह से चपेट में आ चुका है। मिडिल ईस्ट आप देख सकते हो, यहां पर एशिया के ज्यादातर कंट्रीज यहां पर हैं। और साउथ अमेरिका में भी ब्राजील को अगर आप छोड़ दो तो बाकी के भी लगभग कंट्रीज आ चुके हैं। तो ये जो पूरे कंट्रीज है दोस्तों, यहां पर इन्होंने चाइना से लोन ले रखा है। कितना लोन ले रखा है यहां पर आप कुछ आंकड़े यहां पर देख पाओगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर चाइना ने जो लैंडिंग की है उसकी वजह से बहुत से डेवलपिंग कंट्रीज लगातार डेट ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। और इसकी वजह से उस देश के अंदर जो एसेट है, चाहे एयरपोर्ट हो गया, पोर्ट हो गया, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो चाइना अपने कंट्रोल में ले रहा है। और इसी को देखते हुए अब यहां पर बांग्लादेश के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है AHM मुस्तफा कमल, उनके द्वारा एक इंटरव्यू में बोला गया है और वार्निंग दी गई है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज जिस प्रकार से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत लोन लेते हैं चाइना से, उनको 2 बार सोचना चाहिए ये करने से पहले। और स्पेशली अभी जिस प्रकार का ग्लोबल इन्फ्लेशन आ रहा है, ग्रोथ में स्लो डाउन हो रहा है, इसकी वजह से ये जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो डेट ट्रैप में फंस सकते हैं। इसके अलावा और क्या बोला गया है बांग्लादेश के फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, ये अगेन आप देख पाओगे। यहां पर जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो बेसिकली जो इंटरव्यू दे रहे थे उसके अंदर यहां पर उन्होंने बीजिंग को भी ये कहा कि जब चाइना लोन देता है किसी भी गरीब देश को, डेवलपिंग कंट्रीज को, तो यहां पर उसको भी 10 बार सोचना चाहिए कि वो लोन क्या जो देश को दे रहा है, क्या वो चुका पाएगा कि नहीं चुका पाएगा, कौन से टर्म्स में वो लोन दे रहा है। और इसके अलावा मुस्तफा कमल ने यहां पर डायरेक्टली इंडिकेट किया, श्रीलंका का एग्जाम्पल दिया, किस तरीके से वहां पर कई सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चालू किए गए थे उसे कुछ रिटर्न नहीं हो रहा है, वो फेल हो गए हैं। और जिसकी वजह से श्रीलंका ऑलरेडी यहां पर बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस में जा चुका है। हम्बनटोटा पोर्ट आपको पता है ऑलरेडी चाइना ने ले लिया है। तो जब भी इस तरह का सिचुएशन होता है विश्व के अंदर, रिसेशन का दौर आता है, स्लो डाउन आता है, तो कोई भी देश यहां पर इस तरह का प्रोजेक्ट कहीं पर भी इन्वेस्ट करने से पहले, चालू करने से पहले 5 बार सोचता है। और चाइना इससे इनकार नहीं कर सकता। चाइना को यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। ये सारे शब्द बांग्लादेश के फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा आए हैं। और यहां पर उन्होंने, जैसा मैंने बताया, कि श्रीलंका को हाईलाइट किया पूरी तरह से कि किस तरह की हालात श्रीलंका के अंदर हो रखे हैं। और साथ ही साथ उनका यह कहना था कि कहीं पर भी अगर प्रोजेक्ट चलाया जाता है चाइना
के द्वारा, तो उसकी थरो स्टडी होनी चाहिए कि क्या वहां पर ये फीजिबल है कि नहीं है। और जब तक ये नहीं किया जाएगा, अदरवाइज जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो चाइना की डायरेक्ट डेट ट्रैप के अंदर फंसते जाएंगे। अब देखिए ये इंपॉर्टेंस क्यों रखता है, ऑब्वियस सी बात है कि बांग्लादेश जो है वो पार्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। चाइना ने काफी बड़ी मात्रा में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है बांग्लादेश के अंदर, और ऑब्वियस सी बात है इस तरह का बयान अगर बांग्लादेश की तरफ से आएगा तो चाइना को ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। अभी रिसेंट की बात है, लास्ट वीक जो है चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी वो गए थे बांग्लादेश के अंदर और उन्होंने ऑफिशियल से मुलाकात की, खुद प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना से मुलाकात की, और चाइना की तरफ से स्टेटमेंट आया था कि बांग्लादेश उनका मोस्ट रिलायबल लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक पार्टनर है और कोऑपरेशन करेगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए। तो आप खुद सोचिए, चाइना इस तरह के बयान दे रहा है कि बांग्लादेश बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है, और बांग्लादेश के खुद फाइनेंस मिनिस्टर ये बयान दे रहे हैं कि यहां पर वार्निंग दे रहे हैं एक प्रकार से डेवलपिंग कंट्रीज को कि चाइना से लोन लेने से थोड़ा सा सोचो, 2 बार सोचो। और मैं आपको बता दूं कि यहां पर बांग्लादेश का जितना भी फॉरेन डेट है उसका 6% चाइना से आता है। मतलब कि जितना भी बांग्लादेश ने लोन लिया है फॉरेन से, उसमें से 6% लोन उसने चाइना से लिया है, लगभग $4 बिलियन के आसपास। अब आप में से कई लोग सोच सकते हैं कि ये तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत से ऐसे लोन होता है जो चाइना देता तो है लेकिन ऑफिशियल फिगर किसी को पता नहीं चल पाता। पूरे विश्व के अंदर ये चीज़ देखने को मिल रहा है। वैसे अगर आप देखोगे तो बांग्लादेश का टोटल जो लोन है वो करीब $62 बिलियन के आसपास है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोन वो वर्ल्ड बैंक से लेता है। जाहिर सी बात है, ठीक है, लेकिन कंट्री वाइज अगर हम देखें तो लगभग 15% लोन, लगभग $9 बिलियन के आसपास जो लोन है बांग्लादेश ने जापान से लिया है, और सेकंड नंबर पर चाइना आता है। लेकिन प्रॉब्लम मैंने आपको बताया क्या कि चाइना जो लोन देता है वो कई बार ऑफिशियल फिगर में भी नहीं आता, और लोन जहां देता भी है, जिस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया जा रहा है, वो उतना फीजिबल नहीं होता है। मतलब कि यहां पर ऐसे अनफीजिबल तरीके से लोन दिया जाता है कि वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता, वो कंट्री लोन वापस नहीं कर पाती, और अल्टीमेटली उस देश को अपना जो एसेट है वो चाइना को हैंडओवर करना पड़ता है। लेकिन जापान जैसा देश अगर वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो 50 बार चीज़ों को सोचेगा कि जहां पर वो इन्वेस्ट कर रहा है कि क्या वो देश उसको लौटा पाएगा, नहीं लौटा पाएगा, किस तरह के प्रोजेक्ट में वो निवेश कर रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो चाइना जानबूझकर कहीं ना कहीं नहीं करता है। और स्पेशली इस समय पूरे विश्व के अंदर जिस प्रकार के डेवलपिंग कंट्रीज जिस समय से गुजर रहे हैं, स्पेशली रशिया यूक्रेन वॉर के आने के बाद से इन्फ्लेशन जिस प्रकार से बढ़ा है, ग्लोबल में फूड प्राइसेस, फ्यूल प्राइसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि अगर डेवलपिंग कंट्रीज में स्लोडाउन आएगा तो वो कैसे अपना लोन चुका पाएंगे चाइना को। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो बांग्लादेश अभी लेटेस्ट कंट्री बना है जो कि IMF से बेल आउट चाहता है। यहाँ पर लगभग $4.5 बिलियन बांग्लादेश ने गुहार किया है IMF से लेने के लिए, जिसमें पहला जो पार्ट होगा, इंस्टॉलमेंट होगा, वो $1.5 बिलियन चाहता है, और इसके अंदर क्लाइमेट चेंज रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर लगाना चाहता है बांग्लादेश। और मैं बता दूं कि अभी तक इसको लेकर कोई भी नेगोशिएशंस नहीं हो पाया है। ऑल्दो पाकिस्तान ने जो भी नेगोशिएशंस किया था वो कर लिया है, IMF से पाकिस्तान को पैसा मिल रहा है, लेकिन बांग्लादेश को अभी तक नहीं मिल पाया है। बांग्लादेश इनफैक्ट और $4 बिलियन चाहता है बाकी के मल्टीलैटरल लेंडर से, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इन सब से भी लगभग टोटल $4 बिलियन बांग्लादेश चाहता है कि उसको पैसा मिले। तो अल्टीमेट सी बात है कि बांग्लादेश में भी सिचुएशंस कोई बहुत अच्छा नहीं है, काफ़ी खराब चल रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर 5 महीने का ही उसके पास रिजर्व बचा हुआ है इंपोर्ट कराने के लिए। और ऑलरेडी आपने देखा होगा जिस प्रकार के वायलेंस देखने को मिला है, 52% बांग्लादेश के अंदर अचानक से फ्यूल प्राइस हाइक कर दिया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर उसको IMF से लोन लेना है तो जो सब्सिडी लगातार वो दे रहा था पेट्रोल डीजल पर, वो सब्सिडी उसको बंद करनी पड़ेगी। खैर जो भी है, लेकिन मैं यहाँ पर अगर बात करूँ चाइना के डेट ट्रैप के बारे में, तो आप देख सकते हो कि एशिया के अंदर कई देश हैं, अफ्रीका के अंदर स्पेशली अगर आप देखोगे तो चाइना ने कई इन्वेस्टमेंट किया था और अफ्रीकन देश वो पैसा लौटा नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से उनके एसेट्स को चाइना ने अपने पास रख लिया। एशिया के अंदर तो हमको पता है श्रीलंका का हेम्बनटोटा पोर्ट 99 साल के लिए ले लिया है, लेकिन 2018 की बात है, जाम्बिया का यहाँ पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, वो चाइना के अंडर में आ गया। और ऑलरेडी उस देश का जो ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है ZNBC, वो भी चाइना ऑलरेडी ले चुका था। इसके अलावा लेटेस्ट अभी खबर आई थी कि चाइना के डेट ट्रैप में युगांडा भी फंस गया है। ये आप देख सकते हो, ईस्ट अफ्रीका में ये जो देश है छोटा सा युगांडा, वहां पर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इकलौता इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो भी बीजिंग के अंडर में आ रहा है, क्योंकि ये लोग भी चाइना को पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है? देखो, कंक्लूजन ये है कि 2013 में शी जिनपिंग के द्वारा ये जो BRI को लॉन्च किया गया था, ये जो स्कीम है, वो चाइनीज गवर्नमेंट ने सोचा था कि बहुत गजब होगा, आगे चलकर इसका काफ़ी फायदा उठाएंगे। लेकिन
किसी को नहीं पता था कि फ्यूचर में एग्जैक्टली होने क्या वाला है। चाइना के पास $3 ट्रिलियन का फॉरेक्स रिजर्व पड़ा हुआ था। उसको लग रहा था कि उसमें से बहुत सारा जो पैसा है वो डेवलपिंग कंट्रीज में, छोटे छोटे जो पुअर कंट्रीज हैं जिनको थोड़ा सा भी अगर आप पैसा दे दोगे तो वो भागे चले जाएंगे। तो वैसा चाइना ने उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने की कोशिश किया और चाइना का प्लान सिंपल था, क्लियर था कि उन देशों के अंदर इन्वेस्ट करो और वहां से बहुत सारा रिटर्न लेकर वहां से निकल जाओ। लेकिन थियोरेटिकली तो ये परफेक्ट लग रहा था, चाइना ने सोचा था कि ऐसा ही होगा, लेकिन डेस्टिनी में क्या लिखा था ये शायद नहीं पता था चाइना को। और आज के डेट में चाइना इज सफरिंग फ्रॉम इट्स वर्स्ट ओवरसीज लैंडिंग क्राइसिस और ऑलरेडी चाइना के अंदर, खुद के देश के अंदर यहां पर प्रॉब्लम चल रही हैं। तो लेट्स सी कि आगे क्या होगा, बट आई होप कि ये जो वीडियो था काफी इंपॉर्टेंट था, आपको ओवरऑल जो पर्सपेक्टिव है वो आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो 1999 में जो पुअरेस्ट नेशंस हैं वहां पर पॉवर्टी को कम करने के लिए, ग्रोथ को बढ़ाने के लिए कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्कीम स्टार्ट किया था जिसका नाम है पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ फैसिलिटी। काफी फेमस है ये, आप इसको अपने एग्जाम में भी लिख सकते हो। तो किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था आपको बताना। इसका राइट आंसर आपको पता ही होगा, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया UPSC की तैयारी दोस्तों आप काफी आसानी से आप कर सकते हैं। यूज दिस कोड अंकित लाइव ताकि सिर्फ 90,000 में आप ये पूरा कोर्स ले पाओ। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।